हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह सुनीता लिन विलियम्स से संबंधित है, जिनको अंतरिक्ष में गए हुए 7 महीना से ऊपर हो गया और अभी वह धरती पर वापस नहीं आई, जबकि वापस आना चाहती हैं। वो और उनके साथी बिल मूर अभी फंसे हुए हैं अंतरिक्ष में, क्योंकि जिस स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट से वो ऊपर गई थी, अंतरिक्ष में गई थी, वो इनको लाने से उसने मना कर दिया, क्योंकि उसको लीकेज की बात थी कि भाई ऐसा है, कपड़े से जो पानी गिर रहा है उस पानी का रिसाव हो रहा है स्पेस क्राफ्ट में और ये खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो बिना उनको लिए हुए ही धरती पर वापस आ गया। कहा यह जा रहा है कि अब मार्च के आखिरी तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ही वो वापस आ पाएंगी। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सुनीता लिन विलियम्स के लिए अब यह एक ट्राइंग पीरियड है, जो कि उनको वहाँ स्पेस में बिताना। हम थोड़ा सा रियूजेबल शिप और उसके इतिहास के बारे में बता दें। दरअसल पहली बार अपोलो मिशन 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने कंसीव किया था और इसीलिए ड्वाइट आइजनहावर ने बाद में चल करके ये सुझाव दिया था कि भाई जॉन एफ कैनेडी के नाम पर एक कैनेडी स्पेस सेंटर बनना चाहिए, जो वहाँ अमेरिका में बना। हालांकि अमेरिका में कई स्पेस सेंटर हैं, लेकिन जैसे एडवर्ड स्पेस सेंटर भी है, लेकिन कैनेडी स्पेस सेंटर को बनाया गया। कैनेडी नाम से एक हवाई अड्डा भी है न्यूयॉर्क का, जो कि विश्व का व्यस्तम हवाई अड्डा माना जाता है, जहां से 1 घंटे में 4,500 फ्लाइट करीब टेक प्लेस करती, माने उड़ती हैं और उतरती हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कैनेडी स्पेस सेंटर वहीं से थोड़ी दूरी पर स्थित है। तो कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका का एक जाना माना स्पेस सेंटर है। तो अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रांग, बुज कॉलिंस, एल्ड्रिन सॉरी, और विलियम कॉलिंस वहाँ गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा के सतह पर कदम रखा था। उसके बाद से कॉलिंस ने भी कदम रखा था। एल्ड्रिन संभवतः कमांड स्पेस सेंटर, दूसरे शब्दों में जो अपोलो मिशन था, जिसको अपोलो प्रोग्राम, अपोलो प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, वो उसमें ही बने रहे, यानी स्पेस मॉड्यूल के अंदर ही बैठे रहे, बाहर नहीं निकले। तो 2 लोगों ने इस तरह से कदम रखा था। हालांकि कुल उसके बाद 5 मिशन और अपोलो गए। लास्ट अपोलो मिशन या अपोलो प्रोजेक्ट दिसंबर 1971 में लॉन्च किया गया था, जिससे कुल 12 अमेरिकी चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। हालांकि विश्व में हम लोगों को जब बचपन में थे तब भी ये पढ़ाया जाता था कि सबसे पहले कदम नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा था, और उन्होंने ही कहा था कि ये भले ही इंसान के लिए छोटा सा कदम हो, स्मॉल स्टेप फॉर मैनकाइंड, सॉरी, स्मॉल स्टेप बाय ए पर्सन, बाय ए मैन, बट जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड, यानी इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है, मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, भले ही हमारा कदम छोटा हो। तो नील आर्मस्ट्रांग के साथ 3 लोग गए थे, उसमें से एक जने स्पेस मॉड्यूल के भीतर ही बने रहे, 2 लोगों ने कदम बाहर रखा था, और इस प्रकार से उसके बाद भी 5 मिशन गए। आखिरी मिशन अपोलो 17 था, जो कि दिसंबर 1971 में शुरू किया गया था, और इस प्रकार से कुल 12 अमेरिकियों ने अंतरिक्ष में कदम रखा था, चंद्रमा की सतह पर। दरअसल उसके बाद प्रोजेक्ट मरकरी और प्रोजेक्ट जेमिनी उसके पहले शुरू किया गया था, संभवतः ड्वाइट आइजनहावर के समय में, जब 1960 के पहले वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट मरकरी भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रख लेना। 80 के दशक में एक्चुअली 4 स्पेस रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करके अमेरिका ने सोवियत रूस पर बढ़त ले ली। उस समय चूंकि सोवियत रूस से बहुत गहरी दुश्मनी थी, जीवन के हर क्षेत्र में दोनों के बीच होड़ मची हुई थी कि कौन आगे निकले। उसमें से एक स्पेस यात्रा या अंतरिक्ष यात्रा भी शामिल थी। इसी दौरान 1960 के दशक में नासा का वैसे जन्म तो पहले भी हो गया था, लेकिन 60 के दशक में नासा ने
68 से जबरदस्त काम करना शुरू कर दिया था। 69 में अपोलो प्रोजेक्ट, अपोलो मिशन उसकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय है। वैसे 1963 तक सोवियत रूस ही बाजी मारता रहा, जब एलेक्सी लियोनोव स्पेस वॉक करने वाले पहले विश्व के पहले स्पेस यात्री बन गए, अंतरिक्ष यात्री बन गए। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने लीड लेनी शुरू की। उस समय तक जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई थी और लिंडॉल बी जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए थे। आपको हम बताते चलें कि चंद्रमा के जिस सतह को हम देखते हैं वह सतह दूसरा, उसके अपोजिट दूसरा सतह है, जिसे सबसे पहले 1609 ईस्वी सन में रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप बनाकर गैलीलियो ने देखा था। और आपको हम बताते चलें, गैलीलियो ने जब देखा था उस समय तक काफी हद तक वह अंधा हो चुका था और उसने प्रिडास के 40 तारों को भी डिस्कवर किया था। दूसरे शब्दों में गैलीलियो के द्वारा बनाया गया रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप या उसके पहले लिपर्से के द्वारा बनाया गया रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप, ये दोनों ही बड़े कारगर उस समय साबित हुए थे मध्यकाल में। उस समय आप जानते ही हैं, उस समय कोई टेलीस्कोप बना करके कोई खोज करना अपने आप में एक दुष्कर कार्य था, क्योंकि उसी के बाद यूरोप में डार्क पीरियड शुरू हो गया था। फिर भी गैलीलियो ने यह सब देख लिया था और उसने दुनिया को बताया। उसी के बाद 20वीं सदी में 1960 के दशक में ये प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और इसमें सोवियत रूस बाजी मारते हुए आगे निकल गया। 70 में स्काई लैब, जो कि एक परमानेंट स्टेशन था, अंतरिक्ष स्टेशन था, उसे बना करके सोवियत रूस ने और एक कदम आगे बढ़ा। हालांकि बाद में वो स्काई लैब गिर गया था, लेकिन इस प्रकार से अमेरिका और सोवियत रूस के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। 80 के दशक में फिर अमेरिका ने लीड ले लिया। कोलंबिया डिस्कवरी सहित उसने 4 रीयूजेबल शिप बनाई, यानी हवाई जहाज की तरह से जैसे आप ऊपर उड़ते हैं और फिर जमीन पर उतर जाते हैं, उसी प्रकार से अंतरिक्ष स्पेस क्राफ्ट भी होते हैं। ये अंतरिक्ष में जाते हैं। अंतरिक्ष का मतलब लगभग 300 किलोमीटर दूर समुद्री तल से ऊपर। ये लोअर एटमॉस्फेयर में जैसे ही आप 300 किलोमीटर क्रॉस करते हैं, वैसे ही आप अंतरिक्ष में आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं। स्पेस में सब आता है, लोअर एटमॉस्फेयर भी आएगा, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और वहां गुरुत्व बल शून्य होता है। तो कल्पना चावला इसीलिए मैं गई थी गुरुत्व बल में, खास करके कैंसर वगैरह का इलाज संभव है कि नहीं, लेकिन बेचारी वर्ष 2001 में कोलंबिया के हादसे में चली गई थी। कोलंबिया उतरते समय लीकेज के कारण उसमें जबरदस्त आग लग गई थी, विस्फोट हो गया था। इस वजह से वो कैनेडी स्पेस सेंटर पर उतर नहीं पाई थी और उसके पहले ही काल के गाल में समा गई। तो सुनीता लिन विलियम्स को लेकर के स्टार लाइनर ने कोई रिस्क नहीं लिया और वो खाली लौट आया। आकर के उसने नासा के वैज्ञानिकों को ये सब चीजें बताया। तो कहा यह जा रहा है कि मार्च के अंत तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक वो भी वापस आ जाएंगी। दूसरे शब्दों में सुनीता लिन विलियम्स तब तक 2 दिन पहले स्पेस वॉक कर 7 महीने बाद उन्होंने स्पेस वॉक किया और आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि 15 देशों का कंसोर्टियम था, अब शायद उसमें कुछ और देश शामिल हुए, देखना पड़ेगा, तो उसमें अमेरिका प्रमुख भूमिका निभा रहा था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी जाक्सा, ZAXA, ये जापान की एजेंसी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की स्पेस एजेंसी है। और नासा तथा कॉस्मोस, ये रूस की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। विश्व में 4 प्रमुख एजेंसियों को माना जाता है कि ये स्पेस के क्षेत्र में नासा के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय रही हैं, सबसे ज्यादा सफल रही हैं। किसको किसको हमने बताया? एक तो नासा के बारे में बताया, दूसरा हमने बताया कॉस्मोस के बारे में, जो कि अमेरिका का, जो कि सोवियत रूस का था, अंतरिक्ष एजेंसी थी। इस समय तो रूस के अधीन है, वो मॉस्को में ही स्थित है। और तीसरे नंबर पर आपको बताया जाक्सा, ZAXA, ये जापान की स्पेस एजेंसी। और चौथे नंबर पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA कह सकते हैं। तो ये चौथे नंबर पर आती है। इसके बाद चीन वगैरह के इसके बाद आती हैं। तो मोटे तौर पर नासा के पद चिन्हों पर चलते हुए ये तीनों अपना काम करती हैं।
कास्मास तो खैर प्रतिस्पर्धी है, चूंकि रूस का जो स्पेस कार्यक्रम है वो अमेरिका के ठीक उलट होता है। यानी अंतरिक्ष में लीड लेने की होड़ मची रही जब सोवियत रूस था तब भी, जब अब रूस है तब भी। तो इस प्रकार से 80 के दशक में अमेरिका ने लीड ले लिया था कोलंबिया मिशन के द्वारा 1981 में, जिसे उसने लॉन्च किया था। हालांकि यह हादसे का जब से शिकार हो गया 2001 में, तब से इसको अबेंडन कर दिया गया और उसकी जगह अन्य को अमेरिका ने लॉन्च करने का फैसला किया, नासा ने लॉन्च करने का फैसला किया। अभी जैसे सुनीता लिन विलियम्स जिस स्पेस क्राफ्ट से गई थी, इसी तरह के स्पेस क्राफ्ट, उसका नाम स्टारलाइनर था, उससे वो गई थी अंतरिक्ष में। और उन्होंने वहां जा करके जब देखा कि भाई हम वापस धरती पर नहीं जा रहे हैं, तो मॉड्यूल से बाहर निकल करके उन्होंने वॉक किया। वहां तैराकी ही होती है, वॉक अंग्रेजी में वॉक ही बोलते हैं, क्योंकि वॉकिंग के लिए ही लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन तैरने लगते चूंकि गुरुत्व बल तो वहां होता नहीं है। तो उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो थोड़ा डैमेज हो गया था बाहरी हिस्सा, उसको रिपेयर भी किया। और इस प्रकार से अभी तक वो 8 फ्लाइट इसके पहले कर चुकी थी। यानी किसी महिला द्वारा सर्वाधिक फ्लाइट करने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। 56 घंटे 40 मिनट उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे। इस बार तो कुछ लंबाई हो गया, इस बार तो 7 महीना से ज्यादा हो गया, अभी वो अंतरिक्ष में ही हैं। तो इस प्रकार से देखना होगा वो कब वापस आती हैं। उनके जीवन काल के बारे में भी हमने संक्षेप में बताया कि वो कहने के लिए भारतीय मूल की भले ही हैं, लेकिन पूरी तरह अमेरिकन हैं, क्योंकि सितंबर 1965 में जब उनका जन्म हुआ तो वो अमेरिका में ही हुआ, ओहायो राज्य में हुआ, लेकिन वो अपने को ज्यादा मैसाचुसेट्स राज्य के करीब पाती हैं। वहां नीदम नामक जगह को वो बहुत पसंद करती हैं। कारण ये है कि वो बचपन से उनसे जुड़ा रहा है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। दूसरे शब्दों में सुनीता लिन विलियम्स पूरी तरह से अमेरिकी हैं और अमेरिकी से ही शादी भी उन्होंने किया है। 1987-88 में वो वहां नेवल ऑफिसर बनी थी। 1998 में उन्होंने नासा के स्पेस कार्यक्रम को ज्वाइन किया था। तब से अनवरत लगातार वो प्रयास में हैं कि वो अपने लिए एक नया पड़ाव हासिल करें, और वो कर भी रही हैं दिन प्रतिदिन। देखना है आगे क्या होता है। धन्यवाद।